तो दोस्तों स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल स्टडी विद सूर्या चैनल पर। तो कल की क्लास में हमने थोड़ा सा बेसिक कवर किया था। आज की क्लास में हम कवर करेंगे ह्यूमन डिसीज़ को लेके, जो थोड़ा सा हमने पहली क्लास में जो हमारी डिस्कशन सेशन था उसमें हमने थोड़ा सा जो ह्यूमन डिसीज़ है उसके बारे में बेसिक नॉलेज हमने प्राप्त कर ली थी। अब आज हम देखेंगे कि ह्यूमन डिसीज़ में कौन कौन से भाग में पार्टीशन है, क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है, कौन से आनुवांशिक रोग हैं, कौन से उपार्जित रोग हैं, वो सब आज हम कवर करने वाले हैं। कल हमने देखा था रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, रोग किसे कहते हैं, होम्योपैथी का जनक, ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया था। अगर मैं फिर भी एक बार रिपीट कर दूं तो जैसे हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो अनियंत्रित हो जाती हैं तो हमें क्या हो जाता है, हमें रोग हो जाता है। ये कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था। आज हम आगे बात करते हैं कि ह्यूमन डिसीज़ यानी मानव रोग को लेकर कौन कौन सी हमें बातें जाननी है और आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए अगला सेशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो हमारी आपके दोस्तों, आपके फैमिली, आपके परिवार तक पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव रोग को लेके। सबसे पहले हमने कल की क्लास में मानव रोग को थोड़ा सा देख लिया था। अगर हम फिर भी उसको आगे बढ़ाएं, पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि जो होता है रोग होता है, रोग का अध्ययन क्या कहलाता है, रोग का अध्ययन जैसे पैथोलॉजी, रोग के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है, ईटियोलॉजी, वो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो आज देख लेते हैं कि इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मानव रोग। मानव रोग इसको दो भागों में बांटा गया है। जो मानव रोग है इसको दो भागों में बांटा गया है। अगर हम एक की बात करें तो ये ऐसे करके दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक बात करते हैं तो आनुवांशिक रोग एक होता है आनुवांशिक और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है उपार्जित रोग। एक होता है आनुवांशिक रोग और एक क्या होता है, उपार्जित रोग। तो देखो जो आनुवांशिक रोग है इसे जेनेटिकल भी कहते हैं। जो जेनेटिक प्रॉब्लम है आपने सुना होगा जो। और एक होता है उपार्जित, इसे कहते हैं एक्वायर्ड। इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक, और इसे कहते हैं एक्वायर्ड। ये दो हमें मानव रोग में पढ़ने हैं। जो मानव रोग को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है आनुवांशिक रोग और एक है उपार्जित रोग। आनुवांशिक में हम देखते हैं, आनुवांशिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। आनुवांशिक में हमने पढ़ना है सबसे पहले जैसे हीमोफीलिया। हम इसको एक एक करके जानेंगे भी, अभी हम इनको बांट दे रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है। हीमोफीलिया हो गया। अगला क्या, वर्णांधता सुना होगा, जिसे क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता को कहते हैं। अगला हमें पढ़ना है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। क्या पढ़ना है, डाउन सिंड्रोम। और पढ़ना है हमें टर्नर सिंड्रोम। और हमें पढ़ना है इसमें जो आनुवांशिक की बात करने हैं, जेनेटिक। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया। दोस्तों ये शायद आपको मालूम होगा, अगर नहीं होगा तो हम पूरा 1 बाय 1 पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों जो हमारी ये सेशन है ये रेलवे की सारी परीक्षाओं में काम आएगी। जैसे अगर किसी भी परीक्षा में अगर साइंस आता है तो वो पूरा कवर करके चलेंगे हम। यानी जितना भी हम ये पढ़ा रहे हैं ये सारा सिलेबस जितने भी साइंस आता है वो हर चीज़ में काम आएगा। हर एग्जाम में हम इतना डिटेल इसको पढ़ने वाले हैं ताकि आप किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत ना आए।
इसीलिए हम पूरा बेसिक से लेके पूरा जो डिटेल हो सकता है वो हम पढ़ेंगे। तो हमें आनुवंशिक रोग में क्या पढ़ना है, जेनेटिक में हीमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये सब हमें पढ़ना है किसमें, आनुवंशिक में। और एक तरह से ये जो आनुवंशिक रोग होता है ये लाइलाज होता है, इसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज, ये होता है लाइलाज। इसका जो आनुवंशिक रोग होता है, जो जेनेटिक होता है, वो लाइलाज होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता। अगर हम बात करते हैं उपार्जित रोग को लेके, एक्वायर्ड को देख के, तो इसमें दो चीज़ हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे दो चीज़, जैसे होगा पहला संक्रामक होगा, इसमें भी दो पार्टी में डिवाइड होगा, एक संक्रामक, एक होगा असंक्रामक, असंक्रामक। क्लियर दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे, एक संक्रामक और एक असंक्रामक। संक्रामक क्या होते हैं, जो फैलने वाले होंगे। जो संक्रामक होते हैं ये होते हैं फैलने वाले, संक्रामक होते हैं जो फैलने वाले, और उससे पता चल रहा हो असंक्रामक। असंक्रामक क्या होते हैं, जो नहीं फैलते हैं, यानी फैलते नहीं हैं, फैलते नहीं हैं। ये तो फैलने वाले क्या हो जाएंगे, संक्रामक, और ना फैलने वाले क्या हो जाएंगे, असंक्रामक। अगर हम संक्रामक की बात करते हैं, जो संक्रामक हैं, तो इसमें भी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो अभी हम सिर्फ दोस्तों डिवाइड कर दे रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो संक्रामक में भी जैसे विषाणु जनित रोग होंगे, कुछ विषाणु जनित होंगे, विषाणु जनित, जीवाणु जनित होंगे, कवक जनित होंगे, कवक के कारण जो रोग होते होंगे, यानी विषाणु जनित भी होंगे, जीवाणु जनित होंगे, कवक जनित होंगे, प्रोटोजोआ जनित होंगे, प्रोटोजोआ जनित रोग होंगे कुछ, और कुछ होंगे कृमि जनित रोग, जो कृमियों के कारण फैलते हैं, कृमि जनित रोग। तो हमने संक्रामक में क्या देखा, जो क्या होता है, फैलने वाले होते हैं, इनको क्या क्या कहते हैं, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि जनित, ये सब हम पढ़ेंगे संक्रामक रोगों में, यानी ये फैलने वाले होते हैं। और अगर हम बात करेंगे असंक्रामक की, जो ना फैलने वाले होते हैं, तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे जैसे कुपोषण जनित हो गया, विटामिन हो गया, तत्वों के रोग हो गए, कैंसर हो गए। तो जैसे कुपोषण जनित रोग होगा, कुछ विटामिन के कारण होंगे, जो विटामिन की कमी से जो रोग हो जाते हैं वो होंगे, तत्वजनित होंगे, और क्या कहते हैं, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, तंत्रों के रोग हो गया, तंत्रों के रोग, कैंसर वगैरह आ गया इसमें, कैंसर हो गया। और भी चीज़ आ गई, जैसे डायबिटीज हो गया, हृदय रोग हो गया, डायबिटीज ले लो, डायबिटीज, हृदय रोग हो गया, हृदय रोग, ये इतनी चीज हम पढ़ेंगे। यानी संक्रामक में हमने देखा जो फैलने वाले होते हैं, यानी विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि जनित, ये सब फैलने वाले होंगे। अगर वही बात करेंगे असंक्रामक की, तो जो इजीली फैलते नहीं हैं, यानी फैलते नहीं हैं, तो कौन से, कुपोषण जनित, विटामिन जनित, तंत्रों के रोग पढ़ेंगे, कैंसर पढ़ेंगे, डायबिटीज पढ़ेंगे, हृदय संबंधी रोग होंगे, जो हृदय से आते हैं, और कुछ तत्व जनित रोग हो गया, तत्व जनित भी पढ़ लेंगे इसमें, तत्व जनित, जो तत्व जनित रोग हैं वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे। तो हमने देखा कि जो मानव रोग है, दो भागों में हम पढ़ेंगे, एक जेनेटिक और एक एक्वायर्ड, आनुवंशिक और उपार्जित। मानव रोग को दो भागों में, आनुवंशिक में हम क्या पढ़ेंगे, हीमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, और ये क्या होते हैं, ये लाइलाज होते हैं। आनुवंशिक रोग को आप सिंपल सा कह सकते हो, ये क्या होते हैं, लाइलाज होते हैं। वहीं बात करेंगे उपार्जित रोग को लेके, तो दो चीज़ पढ़ेंगे उपार्जित रोग में भी, दो भागों में, एक संक्रामक और एक असंक्रामक। संक्रामक होते हैं फैलने वाले, और असंक्रामक होते हैं फैलते नहीं हैं। और जैसे संक्रामक में बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ हमें पढ़ना है, तो विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित और कृमि जनित। और वहीं बात करेंगे असंक्रामक, तो कुपोषण, विटामिन, तंत्रों के संबंधी रोग होंगे, कैंसर होगा, डायबिटीज होगा, हृदय रोग होगा, और तत्वजनित रोग। तो दोस्तों इतनी चीज़ हमें पढ़नी है डिटेल, 1 बाय 1 करके। और उसमें से भी सबसे हम पहले लेके चलेंगे संक्रामक रोगों में, वो विषाणु को लेके चलने वाले हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें।
उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों हम अब पढ़ेंगे विषाणु, संक्रामक में भी क्या पढ़ने वाले हैं हम, विषाणु जनित रोग। तो इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं विषाणु जनित रोग की, यानी विषाणु जनित रोग पढ़ना है हमें। विषाणु जनित रोग हमें पढ़ना है, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में भी हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं एड्स को लेके। सब परिचित हो गए एड्स को लेके, हम फिर भी एक बार इसके माध्यम से समझाते हैं, इस क्लास के माध्यम से। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी, नंबर 1 क्या रहेगा, एड्स। इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है दोस्तों, तो ये रहती है एक्वायर्ड एड्स होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो दोस्तों ये एड्स की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या रहती है, एड्स की फुल फॉर्म, CNC, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी अगर हम बात करते हैं एड्स को लेके, लगभग हर कोई जानता ही है एड्स के बारे में। अगर फिर भी ना जानता हो तो हम इसको काफ़ी डिटेल पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण होगा वो भी पढ़ेंगे, और जो एग्जाम की दृष्टि से, जैसे रेलवे आपने देखा होगा बहुत ही डिटेल बारीकी से रेलवे पूछता है, तो हम उससे वंचित ना हो, इसलिए हम पूरा एक एक बेसिक से लेके पूरा हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सबसे पहले जो एड्स का एक वायरस देखते हैं, जो एड्स का जो वायरस होता है, वायरस क्या होता है, एड्स पढ़ा होगा, एड्स का वायरस क्या होता है। तो एड्स का वायरस क्या होता है, HIV। अगर इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो जो एड्स का वायरस होता है कौन सा, HIV, और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी ह्यूमन H माने ह्यूमन, I माने क्या हो जाएगा, इम्यूनो वायरस, या कभी कभी कहता है डेफिशिएंसी वायरस, ये ऐसा हो जाता है वायरस। तो यानी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जो एड्स होता है उसका वायरस कौन सा होता है, तो हम क्या कहेंगे, HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, या कभी कभी कहता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, कभी कभी ये कहता है दोस्तों। तो आप इसको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं जो HIV क्या है, HIV होता है, यह एक तरह से रेट्रो वायरस होता है। जो HIV है यह है रेट्रो वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है। आप कहोगे रेट्रो वायरस क्या होता है, तो जो रेट्रो वायरस होता है वो होता है पश्च विषाणु। जो रेट्रो वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है, ये क्या होता है, पश्च विषाणु। और जो पश्च विषाणु होता है ये RNA का भाग होता है। RNA जैसे DNA सुना होगा, वैसे एक RNA का भाग होता है, RNA का भाग। यानी हमने क्या पढ़ा, जो एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसका जो वायरस होता है वो कौन सा होता है, HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या ह्यूमन इम्यूनो सीधे वायरस कह सकते हो। अगर कह देंगे HIV क्या होता है, तो यह एक तरह से रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस होता है पश्च विषाणु, और पश्च विषाणु क्या होता है, RNA का भाग होता है। तो हमने ये जाना, जो कह देगा कि रेट्रो वायरस क्या है, तो रेट्रो वायरस एक तरह से क्या है, पश्च विषाणु, जो कि किसका भाग होता है, RNA का भाग होता है। तो ये था इसके बारे में। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, जो एड्स का पेशेंट सबसे पहले खोजा गया था, जो एड्स मरीज अगर विश्व की बात करें, जो पहला मरीज खोजा गया था, ये था साउथ
साउथ अफ्रीका में देखा गया था। साउथ अफ्रीका में देखा गया। जो एड्स का पहला मरीज है वो कहाँ देखा गया था? साउथ अफ्रीका में देखा गया था। वो भी देखा गया था 1981 में देखा गया था साउथ अफ्रीका में। अगर हम भारत में बात करते हैं, जो एड्स का मरीज भारत में देखा गया था, ये देखा गया था चेन्नई में। जो भारत में देखा गया था ये देखा गया था चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। ये भारत में देखा गया था, ठीक है। और ये देखा गया था 1986 में, 1986। ये देखा गया था 1986 में। तो दोस्तों ये पढ़ा हमने एक्वायर्ड जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसका जो वायरस होता है वो HIV होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जो HIV क्या होता है? ये एक तरह से रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस किसका भाग होता है? ये होता है पश्च विषाणु RNA का भाग। क्लियर? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर खोजा गया एड्स का पहला मरीज, कहाँ देखा गया? तो साउथ अफ्रीका में। वो भी कब? 1981 में। भारत में देखेंगे तो सबसे पहले चेन्नई में देखा गया था, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। क्लियर दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हम देखेंगे, कुछ बातें और जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं, एड्स के बारे में, तो कुछ कारण देख लेते हैं कि किस किस कारण से ये फैलता है। तो कारण की बात करते हैं हम। कारण, तो जो एड्स के कारण होते हैं उनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या होता है? देखो, संक्रमित सुई के कारण क्या हो जाता है? एड्स फैलने का पूरा चांस रहता है। या संक्रमित सुई या संक्रमित जो ब्लड होगा, इन्फेक्टेड ब्लड। अगला देखेंगे, अगला क्या होगा? देखो, सबसे पहले अगर संक्रमित सुई के बारे में हम बात करते हैं तो आप अगर हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है? आजकल तो देखा होगा कि जो एक को इंजेक्शन लगाएंगे फिर दूसरे को वो चेंज कर दिया जाता है, यानी वो सुई दोबारा उपयोग में नहीं लाई जाती है। एक बार सुई लगा के उसको हटा दिया जाता है, नई इंजेक्शन में नई सुई का उपयोग किया जाता है। वही सुई नहीं, पहले क्या जाता था, आज से लगभग 5-10 साल पहले देखो कि जब हॉस्पिटल में जाते थे तो क्या होता था? एक बड़ा सा कंटेनर होता था, उसमें क्या करते थे? गर्म पानी होता था। यानी पहले एक को लगाया, उसके बाद क्या होता है? उस सुई को उस गर्म पानी में, उस कंटेनर में रख दिया जाता था, और वो पानी बहुत गर्म होता था, उबलता हुआ होता था, तो उससे थोड़ा सा ठीक कर लिया जाता था। लेकिन पहले के लोगों को क्या होता था? इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती थी। अब क्या होता है? अब तो हम क्या खाते हैं? बर्गर, पिज्ज़ा, मोमो, ये खाते हो ना? आप भी तो खाते हो, तुम भी खाते हो, हम भी खाते हैं। लेकिन ये एक स्वाद के लिए खाना चाहिए। हम क्या खाते हैं? हम पेट भर के खाते हैं, जितना मन हो आ जाओ, बस वही है। तो यानी ये चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में, बिल्कुल सिर्फ मुंह के स्वाद के लिए करनी चाहिए, ना कि पेट भरने के लिए। इसी से इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो रहा है और कोई भी बीमारी हमें ईजिली पकड़ ले रही है। तो यानी पहले के लोग ऐसा नहीं था। पहले के लोग होते होंगे एड्स के पेशेंट, लेकिन उनकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी स्ट्रांग थी, तो ये सबसे लड़ जाते थे। लेकिन फिर भी अगर एड्स के बारे में हम अगर बात करते हैं तो भैया ये एक इतनी भयंकर बीमारी है। बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो एड्स है वो जल्दी कोई बचता नहीं अगर एक बार किसी से इन्फेक्ट हो गया तो सबसे पहले हमने बात की कि जो कारण क्या होता है? संक्रमित सुई से होता है। दूसरे कारण देखेंगे तो असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क, इसे समझते हैं। यानी असुरक्षित अगर यौन संपर्क को देखें तो क्या होता है? देखो, अगर कोई इन्फेक्टेड है, अगर कोई व्यक्ति एड्स से इन्फेक्टेड है तो क्या होगा? अगर वो उससे फिजिकली कांटेक्ट बनाता है तो उसको क्या चांस होने हैं? एड्स होने के पूरे चांस हैं। अगर विदाउट प्रोटेक्शन अगर वो फिजिकली होते हैं तो क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएंगे एड्स से।
इसलिए भैया जो है सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। सेफ्टी फर्स्ट ज़रूरी नहीं है कि किसको एड्स है, कोई लक्षण पता नहीं चलते हैं। ये एक तरह से जो एड्स होता है वो एक तरह से खुद स्वयं में रोग नहीं है, वो तो एक तरह से आमंत्रण है रोगों का। ये एड्स क्या करता है, एड्स एक तरह से अन्य रोगों का आमंत्रण है, घर है। यानी आप कहोगे कि जो एड्स के मतलब क्या सिम्टम्स होंगे, लक्षण तो ये हो गए कि कारण क्या होते हैं, कि इसके सिम्टम्स क्या पाए जाएंगे, कि कैसे पता चलेगा। जैसे हमें खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है तो पता चलता है बॉडी हीट है तो बुखार आ गया है, खांस रहे हैं लगातार तो खांसी है। तो वैसे ही आप कहोगे कि जो एड्स होता है उसके लक्षण क्या पाए जाएंगे। तो देखो, एड्स का कोई लक्षण नहीं होता है। एड्स एक तरह से खुद में बीमारी नहीं है, वो इन्विटेशन है अन्य रोगों का। एड्स क्या होगा, अगर जिस व्यक्ति को एड्स हो गया तो वो क्या करेगा, हर बीमारियों को आमंत्रण करेगा कि आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सब आ जाओ बिल्कुल। तो यानी क्या करेगा, एक तरह से इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर कर देता है एड्स। तो क्या होगा, किसी को खांसी है तो उसको बहुत लंबी तक खांसी होगी, किसी को चोट लग गई है, घाव नहीं भर रहा है उसका, बुखार आ गया है तो बुखार ठीक नहीं हो रहा है, यानी और अन्य बीमारी उसको बहुत तगड़े से पकड़ लेती हैं। तो ये एड्स के लक्षण होते हैं। इसमें कोई अलग से स्पेशल इसका कोई वो नहीं रहता है कि जैसे खांसी हो रही है, बुखार हो गया, जुकाम हो गया है, गला दर्द, पैर दर्द, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आमंत्रण है अन्य रोगों का। ये एड्स जिसको हो जाता है उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर कर देता है और वो अन्य रोगों को आमंत्रण करता है कि आओ तुम भी हम में समा जाओ, ठीक है, आओ सजना मिलो। तो ये था एड्स। और अगला हम कारण अगर देखते हैं तो पहला हो गया संक्रमित सुई, दूसरा होगा असुरक्षित यौन संपर्क। अगर अगला देखें तो टैटू बनवाना। टैटू बहुत बनवाते होगे ना दोस्तों, टैटू बनवाना, टैटू बनवाना। देखो, टैटू बनवाना अगर हम बात करते हैं टैटू को लेके तो क्या होता है, टैटू आप मेले में जाते होगे, शुरू में क्या 5 रुपये 10 रुपये में टैटू बनवा देता है ना। हमारा भी टैटू था दोस्तों, लेकिन हमने ये निकलवाया है क्योंकि भाई ये सही नहीं है, तो अभी ये निकलवाया है। ये देखो अभी ये ठीक होना काला हो रखा है। तो यानी टैटू बनवाना क्या होता है, टैटू बनवाना होता है यानी आप मेले में जा रहे होगे तो क्या करता है वो, टैटू में आपने देखा हो कोई ऐसी सुई नहीं होती कि ऐसे करती, एक तरह से वो ड्रिल होती है, ड्रिल वो बहुत तेजी से ऐसे चलती है, टक 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 करती रहती है। यानी एक तरह से वो ड्रिल होती है, स्याही डुबोता है और वो ड्रिल हमारे हाथों पे जहाँ भी हम टैटू बनवा रहे हैं बहुत स्पीड में वो अंदर हमारे जो स्किन होती है उसमें इंटर करती है। तो क्या होता है उसकी स्याही वहाँ चली जाती है। अब मान ले जाए मेले में तो हज़ारों लोग टैटू बनवाते हैं, तो एक ने बनवाया, कई लोगों ने बनवाया, उनमें से क्या पता एक ही पेशेंट क्या हो, इन्फेक्टेड हो, एक व्यक्ति ही इन्फेक्टेड हो। तो क्या करेगा, मान ले वो व्यक्ति ने ड्रिल किया, उसमें वो इन्फेक्टेड हो गया, अब उसका सैंपल उसके ड्रिल में लग गया है। अब कोई अन्य व्यक्ति उससे क्या टैटू बनवाएगा, अब वो दूसरे पे टैटू बनवाएगा तो क्या वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तभी क्या माना जाता है, जो टैटू बनवाना क्या माना जाता है, एड्स का कारण माना जाता है कि टैटू बनवाने से भी क्या एड्स फैल सकता है। अगला हम बात करेंगे, अगला बात करते हैं तो अगला ये पाया जाता है कि वही वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति समझो। वैश्यावृत्ति यानी जैसे होता होगा, जैसे होता है आपको पता ही होगा कि जो वैश्यावृत्ति है वो जैसे कुछ पैसे लेके जो होता है, तो यानी उसमें भी कई लोग मतलब फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं। तो मान ले जाए उस महिला को अगर एड्स हो चुका है तो जितने भी पुरुष उससे फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे तो उन सबको क्या हो जाएगा, वो सब एड्स से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो माना जाता है जो वैश्यावृत्ति है ये भी कारण होता है किसका, एड्स का। तो यानी ये सब होता है, ये छूने होने से नहीं फैलता है दोस्तों। मैंने ये कारण बताया, जैसे संक्रमित सुई हो गई, असुरक्षित यौन संपर्क हो गया, टैटू बनवाना हो गया और वैश्यावृत्ति, ये सब पाया जाता है एड्स का कारण। क्लियर दोस्तों। अगर हम आगे बात करते हैं इसका लक्षण की, कि लक्षण क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले लक्षण देखो, लक्षण। अगर हम लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण में क्या पाया जाएगा कि जो लिम्फोसाइड होता है ना, लिम्फोसाइड, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइड यानी क्या, WBC, लिम्फोसाइड WBC में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, कमी, इसमें कमी आ जाएगी बहुत तेजी से। अगला हम देखेंगे तो क्या होता है, ये लगातार क्या होगा, लगातार वजन कम होगा, लगातार वजन कम होना, लगातार वजन कम होना। अगला हम बात करेंगे लगातार वजन कम होना। अगला होता है कि जो घाव, अगर किसी को घाव हो गया ना तो घाव जल्दी
नहीं भरेगा, घाव जल्दी नहीं भरना, ये इसके लक्षण होंगे। किसी को अगर एड्स हो गया तो लिम्फोसाइट WBC की कमी हो जाएगी, लगातार वजन कम होगा, घाव जल्दी नहीं भरेगा। और आपने देखा होगा जो तिल होते हैं, तिल या जो मस्से होते हैं, तिल और मस्सों का आकार परिवर्तन, ये इसके लक्षण पाए जाएंगे, एड्स के ये लक्षण पाए जाएंगे। यानी अगर जिसको एड्स हो गया होगा तो क्या होगा, लिम्फोसाइट जो WBC है उसकी कमी आ जाएगी, लगातार वजन कम होगा, और क्या होगा, घाव जल्दी नहीं भरेंगे, और जो तिल होते हैं, मस्से होते हैं, उसमें क्या परिवर्तन आ जाएगा। क्लियर, ये इसके लक्षण पाए जाते हैं। अगर हम अगला बात करेंगे कि इसको जांच की कौन कौन सी जांच हो, तो इस दोस्त इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर अगला देखते हैं इसकी जांच कौन कौन सी होती है। जांच, अगर हम जांच को लेके बात करें तो जांच होती है, सबसे नंबर 1 होती है, नंबर 1 होती है एलिसा जांच। एलिसा जांच होती है, एलिसा जांच होती है सबसे नंबर 1। क्योंकि क्या होता है एलिसा की, अगर इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, इम्यूनोसॉर्बेट एसे, इम्यूनोसॉर्बेट एसे, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जो नंबर 1 जांच की बात करें तो एलिसा जांच होती है। इसकी अगर हम मीनिंग की बात करें तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे इसकी जांच होती है। नंबर 2 की जांच बात करते हैं तो ये होता है वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट होती है, और ये सबसे बेस्ट होती है। क्या होती है दोस्तों, ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट। पूछ लेगा सबसे जो एड्स की जांच में सबसे बेस्ट कौन सी जांच है, तो हमारा वेस्टर्न ब्लॉट होगा। वेस्टर्न ब्लॉट ये होता है सबसे बेस्ट। तीसरी की बात करें, तीसरा होता है PCR, PCR का फुल फॉर्म अगर देख लें तो पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमर चेन रिएक्शन इसकी तीसरी जांच होती है PCR। क्लियर है दोस्तों, PCR ये, और ये सबसे लेटेस्ट मानी जाती है। जो एलिसा जांच है, वेस्टर्न ब्लॉट है, PCR है, इसमें ये सबसे लेटेस्ट है, लेटेस्ट सबसे लेटेस्ट कौन सी हो जाएगी, तो PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन। ये हमारी जांचें थी, 3 जांच होती हैं एड्स के पेशेंटों में, एलिसा जांच होती है, वेस्टर्न ब्लॉट होती है, और PCR होती है पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो ये हमारी इसकी जांच होती हैं। अगर हम बात करते हैं इसके इलाज को लेके, इलाज को लेके अगर हम बात करते हैं, जो इलाज होता है वो क्या होता है, अगर हम बात करते हैं HIV को लेके, HIV अभी मैंने बताया क्या होता है, ये रेट्रोवायरस होता है ना, ये होता है रेट्रोवायरस। जो HIV होता है रेट्रोवायरस होता है। अगर आप कहोगे कि वैसे तो माना जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं होता है, ये ला इलाज है। अब इलाज कैसे नहीं होता, आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि जो HIV है, एड्स है, इसका इलाज क्यों नहीं कर सकते। हम बुखार की ईजिली दवा ले लेते हैं, खांसी की ईजिली दवा ले लेते हैं, लेकिन इसका हम मेडिसिन क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो यानी ये क्या होता है, देखो जो HIV है ना, ये जो एड्स है HIV, ये क्या होता है, अपना आकार, यानी अपना आकार लगातार क्या करता है, बदलते रहता है। यह जो अपना आकार लगातार बदलते रहता है। अब दोस्तों, अब मान ले जाए तुम्हें किसी की
ड्रेस बनवानी है, ठीक है, ड्रेस नहीं और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मान लें खाने को लेके चलते हैं, ठीक है, खाने को लेके चलते हैं। किसी ने क्या किया, आपको ऑर्डर दिया, ठीक है, सिंपल सा लेते हैं। किसी ने आपको होटल गए, ऑर्डर दिया कि मुझे क्या खाना है, मुझे खाना है पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है। पिज़्ज़ा लेके आए वो कि नहीं मेरा तो बर्गर खाने का मन था, आप पिज़्ज़ा को कैंसिल करो। अरे वो उसकी तो दिमाग वो हो जाएगा ना, दिमाग ख़राब हो जाएगा। अब क्या करेगा, चलो ठीक है, अब वो लेके आएगा पिज़्ज़ा। थोड़ी देर में आपका मन चेंज हो जाएगा, क्या कहेगा, नहीं मेरा तो मोमो खाने का मन है, ऐसा करो इस सबको साइड रखो, मुझे मोमो लेके आओ। थोड़ी देर में चाउमीन लेके आओ कि अरे यार मैं तो खाता ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत मतलब बिल्कुल इतना सिंपल सा बंदा हूँ, मेरे लिए एक खाली पानी का गिलास लेके आ जाओ। तो भैया होटल वाला ना चप्पल मार के भगाएगा, ठीक है। तो यानी वो सब बात की बात थी। तो एड्स का इलाज क्यों नहीं, ये क्या करते रहता है, अपना आकार लगातार बदलते रहता है। इसके लिए भैया जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो इसकी मेडिसिन तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ये अपना आकार लगातार बदलते रहता है, तो इसकी बताओ मेडिसिन कैसे तैयार होगी। तो यानी इसीलिए इसका कोई इलाज नहीं रहता है, जो एड्स का है इलाज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि आकार बदलते रहता है तो इसमें कोई मेडिसिन बनाई नहीं जाती। लेकिन क्या होता है, एक टेक्निक यूज़ करी गई है इसके इलाज के लिए, एक टेक्निक यूज़ करी गई है, तकनीकी कह लो, तकनीकी। उसका क्या नाम है, जो तकनीकी है वो है ART। ART एक तकनीक यूज करी गई है। इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। देखो ये क्या करेगा, जो तकनीक है ART यानी एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ये क्या करेगी, ये एक ऐसी टेक्निक है जो अभी मैंने बताया था, ये अपने आकार लगातार बदलते रहता है। तो इस तकनीक से क्या होगा, अगर ये हम अप्लाई करेंगे तो जो आकार बदलने की क्षमता है उसको कम कर देगी या रोक देगी, फ्रीज कर देगी, ताकि भाई अगर वो फ्रीज हो गई है, उसकी जो आकार बदल रहा है, संरचना स्ट्रक्चर लगातार बदल रहा है, वो फ्रीज हो जाएगी। उससे क्या करेंगे, हम पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सी दवाई देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, तो हम उसका भैया इलाज के लिए दवाई बना सकते हैं। तभी नई तकनीक यूज़ करी गई, ART से कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। ये तकनीक होती है, ये आकार बदलने से रोकती है, आकार बदलने से क्या करती है, रोकती है, ताकि जो लगातार आकार बदल रहा है वो भैया फ्रीज हो जाए, रुक जाए, ठीक है। तो हम उसके लिए फिर औषधि तैयार करें, फिर उसके बाद फिर औषधि दी जाती है। इसके बाद इसी में फिर एक औषधि दी जाती है, औषधि, और उस औषधि का नाम है AZT होता है एजिडोथाइमिडीन, या कहते हैं इसको एजिडोथाइमिडीन या जिडोबुडीन कर लो दोस्तों, जिडोबुडीन। ये इसमें क्या करी जाती है, औषधि दी जाती है। यानी इसके इलाज में जो HIV होता है, रेट्रोवायरस होता है, जो पश्च विषाणु का भाग होता है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर में, जो HIV होता है वो क्या होता है, एक तरह से रेट्रोवायरस हो, ये अपना आकार क्या होता है, बदलते रहता है। इसीलिए इसकी कोई मेडिसिन तैयार नहीं करी गई है। लेकिन क्या होता है, एक तकनीकी दी गई है ART, इसमें क्या करता है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ये आकार बदलने से रोकता है। इसके बाद औषधि दी जाती है AZT यानी एजिडोथाइमिडीन या जिडोबुडीन, ये होती है इसमें औषधि इसके इलाज के लिए। जहाँ तक है इसका उपचार होने वाला है, और लग तक पहले से ही उपचार कर लेते हैं, ताकि भैया रोगी को थोड़ा कुछ हद तक स्वस्थ किया जाए। क्लियर दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। अगर दोस्तों हम आगे बात करते हैं तो आपको पता होगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स
जो विश्व एड्स दिवस है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस सबको पता होगा, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर, एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगर हम बात करते हैं जो एड्स का प्रतीक क्या होता है, सिंबल, एड्स का प्रतीक देख लें इसका, तो प्रतीक क्या होती है इसकी? रेड रिबन, लाल फीता इसका प्रतीक होता है, और वह एक तरह से क्या होता है, ऐसे करके बना होता है। क्लियर दोस्तों? एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और इसका प्रतीक क्या होता है? रेड रिबन होती है, लाल फीता होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं, जो एक संस्था चलाई गई इसी के लिए एक संस्था चलाई गई है, एक संस्था चलाई गई जिसका नाम है नाको, NACO, नाको। अगर इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या होता है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है एक संस्था चलाई गई भारत सरकार की तरफ से, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान, ये एक संस्था चलाई गई है भारत सरकार की तरफ से, और इसका हेडक्वार्टर की बात कर देते हैं। हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में इसका क्या हो जाएगा? मुख्यालय हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या करती है? यानी एक तरह से ये लोगों को जागरूक करती है, क्योंकि देखो एड्स का पेशेंट क्या होता है? एड्स का पेशेंट होता है सबसे पहले तो क्या होता है? कैंसर से। अगर एड्स जिसको है तो सबसे पहले उसकी मृत्यु किसकी होती है? कैंसर। जो मैंने बताया था अभी, एड्स एक तरह से इज ए नॉट डिसीज, यह रोग नहीं है, ये एक तरह से रोगों का आमंत्रण है ये। ठीक है, जो एड्स है रोगों का क्या है? आमंत्रण है, ये आमंत्रित करता है। तो सबसे पहले जो एड्स का पेशेंट्स होता है वो किससे मरता है? सबसे पहले कैंसर से मरता है, कैंसर से। एड्स का मरीज होगा तो कैंसर से मरता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो वो मरेगा एक तरह से टेंशन में मरता है, टेंशन में। तो नाको क्या करती है? जो नाको है ये गांव-गांव, घर-घर जाके प्रचार करती है कि मतलब एड्स के पेशेंट से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्लियर? एड्स के पेशेंट से क्या बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव रखो। ऐसे नहीं फैलानी चाहिए कि कोई होता है कि अरे उसको एड्स हो गया है, उसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, गले नहीं मिलाऊंगा, दूर दूर भागता है, क्या अरे छुआछूत। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक तरह से फिजिकली कॉन्टैक्ट या टैटू बनवाना या ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है या वैश्यावृत्ति से फैलता है। ये मैंने इसके लक्षण बताए थे, तो ये जरूरी नहीं होता। तो नाको क्या कर रही है? जो नाको ये एक तरह से आदमियों को जागरूक कर रही है कि एड्स इज नॉट डिजीज, ये मतलब वैसी रोग नहीं है कि आप इसको छुआछूत वाली बीमारी समझो। ठीक है, तो ये सबको जागरूक कर रही है। हेडक्वार्टर हो गया बेंगलोर। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान होता है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर। और लगभग नोट कर लेना कि जो एड्स के पेशेंट है सबसे ज़्यादा किससे मरते हैं? तो वो मरते हैं किससे? कैंसर से मरते हैं। ठीक है, तो ये एड्स के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी थी। लगभग हमने काफ़ी कुछ कवर किया है इसको लेके। तो आप उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक करना ना भूलें। मुझे पता है दोस्तों आपने लाइक नहीं किया है, तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। यही हमारा सेल्फ मोटिवेशन है। आपको 1% बंदे को भी समझ में आएगा तो वो कमेंट में जाके बताएगा, जिससे हमें हमारा मनोबल और बढ़ेगा और हम लगातार कंटिन्यू आपको ऐसे ही क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे अभी भी नए हैं तो जल्दी से जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है जल्दी से जाके इसको प्रेस कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें साथ ही, ताकि भविष्य में ऐसी क्लासेस आते रहें तो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।